हेलो बच्चों, कैसे सब। मैं पूनम प्रजापत आदर्श विद्या मंदिर से आज आपके सामने फिर से आपका नया वीडियो लेकर आए हैं। तो जैसे कि अपन अभी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ ही रहे हैं बच्चों, तो उन क्लासेस को आप 9th के बच्चे है ना, क्योंकि आज हम जो वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है 9th क्लास का। यानी कि आज अपन किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, 9th क्लास के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो 9th क्लास के बच्चों के लिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। अपन ने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया था बेटा, है ना, याद भी होगा आपको। लास्ट वन वीडियो यदि आपने देखा है तो जिसके अंदर अपन ने क्या किया था, अपने ने 4th चैप्टर आपकी परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा था। और उस वीडियो में अपन ने परमाणु क्या होता है, संरचना उसकी कैसी होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। याद है ना, देखा था कि नहीं देखा था? देखा था ना, फटाफट बोलो देखें। वेरी गुड, इसका मतलब पढ़ा है आपने, है ना, जरूरी है। देखो, जब तक पढ़ोगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा, है ना। शुरू हो चुके हैं क्लासेस, आप देख रहे हैं, आपकी स्टडी शुरू हो चुकी है, तो रेगुलर स्टडी करना शुरू करें और वीडियो को रेगुलर देखें। जिस दिन आपके पास आता है उसी दिन देखें और उसके बाद में उसके नोट्स भी तैयार करें। जहां दिक्कतें हैं वहां पूछें कि दीदी इसके नोट्स हमें नहीं आ रहे हैं, कैसे बनाएं, क्या करें। ठीक है, तो आज अपन अपने 9th क्लास के विज्ञान विषय के जो 4th चैप्टर था परमाणु संरचना, उसी का एक टॉपिक अपन ने 2 मॉडल डिस्कस कर लिए थे लास्ट टॉपिक में। कौन कौन से? एक तो अपन ने पढ़ी थी पहले तो परमाणु क्या होता है, इसमें तत्व और अणु कैसे होते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था किसका मॉडल, थॉमसन मॉडल। फिर अपन ने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल, याद होगा ना। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने के बाद आज अपन अपने लास्ट अपना बचा है परमाणु मॉडल के अंदर बोहर का परमाणु मॉडल, या हम बोर का परमाणु मॉडल भी कह सकते हैं। तो आइए शुरू करें, चले फिर आइए तो फिर चलते हैं। आपका अगला टॉपिक आज 9th क्लास का, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, परमाणु की संरचना, यानी परमाणु का एक मॉडल जो किसने दिया, बोर नामक वैज्ञानिक ने दिया। परमाणु मॉडल किसने दिया, बोर ने, है ना। बोर का परमाणु मॉडल, करेक्ट। बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इसके बारे में अपन कैसे डिस्कस कर सकते हैं, इसके बारे में बोहर ने क्या कहा, तो ये सब अपन आज डिस्कस करेंगे। तो आइए, बोहर का परमाणु मॉडल क्यों आया, किस रीजन से आया। तो रदरफोर्ड ने कुछ कमियां छोड़ दी थी। रदरफोर्ड ने कहा, आपने अगर पीछे का वीडियो देखा है तो मैंने कमियां बताई है। रदरफोर्ड ने कहा कि जब भी कोई भी परमाणु के कोशों में स्थित इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है, क्या करता है बेटे, चक्कर लगाता है। तो जब चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते लगाते ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, कर दिया। उत्सर्जन यूं करते करते एक समय में इसमें ऊर्जा में क्या आ जाएगी, ऊर्जा में कमी आ जाएगी। जैसे ही कमी आएगी एक इसमें गिर जाएंगे, नाभिक में। तो ये तथ्य क्या नहीं था, सही नहीं था। इसलिए क्या कहा गया कि बोहर ने जो परमाणु मॉडल दिया है वो उस कमी को दूर करने के लिए बताया था। तो अब ये तो था रदरफोर्ड की कमी के बारे में। अब अपन आज किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बोहर के बारे में, करेक्ट। तो बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि जब अपन किसी भी परमाणु की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बेशक क्या करते हैं, कोशों में चक्र लगाते हैं। तो कमियों को, ये तो था रदरफोर्ड, रदरफोर्ड की कमी, ठीक है। अब इसको क्या किया, क्लियर किसने किया था, इसको क्लियर किया था बोहर ने। तो बोहर ने किया क्लियर, तो आइए क्या कर सकते हैं अपन इसके बारे में। तो अपन ने, बोहर ने जो इस तथ्य को क्लियर किया, तो बोहर ने रदरफोर्ड की कमी को दूर किया।
की कमी को दूर किया। किसने किया? बोर ने। बोर ने। और कुछ किया, और कुछ प्रमुख अभिग्रहित दिए। क्या दिए? अभिग्रहित दिए। अब ये अभिग्रहित क्या थे? पहला अभिग्रहित बोहर ने क्या कहा? बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं एक निश्चित ऊर्जा कक्षकों में ही चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्लियर? और दूसरा कहा कि जब परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कक्षकों में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। ये प्रमुख अभिग्रहित दो पर्टिकुलर किसने दिए? बोहर ने। बोहर ने जो दिए वो आपको समझ में आ गया होगा वो क्या कहना चाह रहा है। मैं अभी डायग्राम बना के वहां पर समझाऊंगी, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में, जिसमें अपन ने देखा है कि ये किस तरह से अरेंज किए गए हैं। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं इसके अगले, इसी अभिग्रहित जो है आपका उसके बारे में कि ये अभिग्रहित किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो कहा गया कि पहला जो पॉइंट था, क्या पॉइंट है पहला? कि बोहर ने जो कमी थी उसको दूर किया, रदरफोर्ड की जो कमी थी उसको दूर किया बोहर ने। और बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कोश में ही यानी विविक्त कक्षकों में चक्कर तो लगाता है पर वो निश्चित ऊर्जा की होनी चाहिए। तो क्या होता है कि देखो ये है आपका नाभिक और ये है इनके कक्ष, ये इनके कक्ष समझ में आ रहे होंगे, है ना। इन कक्षकों में सबसे पहले जो कक्ष है वो है K, उसके बाद है L, उसके बाद है M और उसके बाद है क्या? N। ये 4 कोश हैं या कक्ष हैं। इन कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इनके वैल्यू यदि आप n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और इन्हें n बराबर क्या कहा जाता है बेटा? 4 कहा जाता है। यानी कि n बराबर 1, 2, 3, 4, इसके लिए क्या रिजल्ट निकला कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निश्चित कक्षकों में ही क्या करते हैं बेटे? चक्कर लगाते हैं। इनके अलावा वो चक्कर नहीं लगाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कक्षकों में चक्कर लगाते तो हैं पर उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। मतलब ये कि जब ये घूम रहे हैं ऐसे तो इस समय इनकी ऊर्जा में कोई उत्सर्जन नहीं होगा, अर्थात घूमते वक्त ये ना तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में या निम्न से जब उच्च में जाते हैं तो उस समय क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्सर्जन भी करते हैं और ऊर्जा का अवशोषण भी करते हैं। अर्थात ये क्या कहना चाह रहे हैं
कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण किस रूप में करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही क्लियरली ये डिफाइन किया जा रहा है कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो ये सब किसने बताया? बोहर ने। अब बोहर ने बताने के बाद अपना अगला स्टेप, अगला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है आपका न्यूट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हो गया। अब किसके बारे में बता रहे हैं? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है, किस तरह से कार्य कर रहा है, उसके बारे में अपन यहां डिस्कस कर लेते हैं। आइए, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? कि न्यूट्रॉन क्या है बेटा? एक उदासीन कण है। थोड़ा सा ध्यान करेंगे सब भैया बहने कि न्यूट्रॉन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूट्रॉन है ना, तो न्यूट्रॉन अगला टॉपिक ये है आपका न्यूट्रॉन। ये भी क्या है? एक अवपरमाणविक कण है। किसका? परमाणु का। 1932 में जेम्स चैडविक इसने क्या किया? सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज की, यानी कि ये बताया कि हाइड्रोजन को छोड़कर परमाणु, अन्य सभी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। किसके नाभिक को छोड़कर? हाइड्रोजन के नाभिक को छोड़कर अन्य सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। यानी न्यूट्रॉन क्या है? एक उदासीन कण है। क्या है बेटा? एक उदासीन कण है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर? न्यूट्रॉन की संख्या को भी ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या को? न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है। कैसे? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। मेरी बात से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, है ना? मैं ये कहना चाह रही हूं कि परमाणु द्रव्यमान में से यदि आप प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दें तो क्या आ जाता है? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। अब पहले से ये क्वेश्चन क्लिक कर गया। दीदी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल सही बात है बेटा। जब भी अपने को ये कहा जाए कि जैसे अपने पास है सोडियम 11 और उसका परमाणु भार या द्रव्यमान 22, आप इसे 23 भी 22.5 होता है 23 लिख दें। लिख दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, परमाणु क्रमांक है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, या फिर इसे ही क्या बोल सकते हैं आप? प्रोटॉन की संख्या। बात समझ में आएगी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। यदि कम और ज्यादा है इसका मतलब उस तत्व पर उतना ही धनावेश या फिर क्या होता है बेटा? ऋणावेश होता है। आवेश तो समझते हैं, मैंने पीछे पढ़ाया है। उन पर चार्ज उतना ही होगा। तो सोडियम के परमाणु क्रमांक जो है वो 11 और 23 क्या है उसका परमाणु द्रव्यमान। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें? न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 23 - 11 कितना बच गया? 12।
क्योंकि 12 तो है, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी बच गई? 12। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार आप किसी भी तत्व की न्यूट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था न्यूट्रॉन के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब अगला टॉपिक आता है विभिन्न कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में, जिसमें अपन पढ़े किस किस कक्षा में किस किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसका किस फॉर्मूले के बेस पर इसका मान निकाला जाता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपन अच्छे से रीड करें, इसके नोट्स बनाएं ताकि आप अच्छे से इनको पढ़ सकें। थैंक यू।